तो जनाब आप इस वक्त बात कर रहे हैं वर्ल्ड की जो नंबर 1 T20 टीम है उनके फैंस से। मैं हूं राहुल मागे, मेरे साथ है शिखर वार्ष्णेय। मुबारक है, 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन टीम T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 आई है। तो क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट जाता है भाई नए नवेरे कप्तान को, रोहित शर्मा को, ठीक है, उसके बाद जो कोच बने हैं उनको, और बाकी जितने प्लेइंग यूनिट है। स्पेशली मैं क्रेडिट इस बार देना चाहूंगा मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये जो हम लगातार मैचेस जीत रहे हैं। स्पेशली सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर जो पकड़ के खड़े हो जाते थे, मतलब 7 नंबर की बारी ही नहीं आने देते थे। मैं जब भी क्रिकेट देखता हूँ अपने पापा के साथ, उनका हर बार ये होता है कि बड़े मैचेस जीतने के लिए तुम्हें बेटा टीम में अच्छे ऑलराउंडर होने चाहिए। एक बार हार्दिक पांड्या थे अपनी टीम में जिन्होंने काफी होप जलाई थी। अब हार्दिक पांड्या को लग रहा होगा जब ये उसने लास्ट मैच देखा होगा कि भाई वेंकटेश अय्यर 2 विकेट भी ले गया एक ही ओवर में, और पर ये अच्छा है अपने लिए, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन, दिस इज हेल्दी कंपटीशन। और मैं तो चाह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म करें कि उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिले। वेंकटेश अय्यर, हार्दिक पांड्या, अगर ये 2 ऑप्शन होंगे अपने पास, सोचो मतलब हम वेंकटेश अय्यर जो कि ओपनिंग करता है आईपीएल में, हम उसे 6 नंबर पे खिला रहे हैं और वो वहां पे भी अच्छा 6 नंबर पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब बेसिकली उसका गेम तो ज्यादा चेंज हुआ नहीं, जो उसे पावर प्ले में शुरुआत में मारने होते थे अब वो उसे एंड में मारने होते हैं, एक वो फील्डर ऊपर नीचे हो जाता है। पर यार बॉल का फर्क पड़ता है, बॉल पुरानी हो गई होती है, पर फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहा है। बट हाँ, पिछले 2-3 मैचेस जो वेंकटेश अय्यर ने खेले, काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनके द्वारा। ओवरऑल जो हमारा जो वेस्ट इंडीज का एक्सपीरियंस था बड़ा ही अच्छा गया। चाहे आप T20 ले लीजिए, चाहे वो वनडे ले लीजिए, बड़ा मजा आया। और मतलब 6-0 से जीते। हाँ, पता चल रहा था कि ये जो कप्तान है, ये वाला जो कप्तान है, इसकी अप्रोच में क्या डिफरेंस है। दिस कैप्टन गोज फॉर द किल, मतलब ये बंदा डिफेंसिव कभी होता ही नहीं है। चाहे 10 रन भी रह गए हो जीतने के लिए, ये तब भी ये सोचेगा विकेट ली जाए। हाँ, तो ये थोड़ा सा वो शायद से पिछले कुछ सालों में 2012-14 के बाद से इंडियन टीम के जितने भी कैप्टन्स रहे हैं उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी वही हो रही है कि हमें एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही उतरना है, ठीक है, वो चाहे रन जाए पर हमें जीत के लिए खेलना है। तो एक उस मेंटेलिटी के साथ तो हम देखते हैं, चाहे वो हम अभी अब मजा आएगा जब रोहित शर्मा टेस्ट कैप्टन बन के आएगा। ओ या रोहित शर्मा इज नाउ 3 फॉर्मेट कैप्टन, तो टेस्ट मैच में भी उन्हें अब ये देखने में मजा आएगा कि श्रीलंका के अगेंस्ट आई थिंक एक लखनऊ में है, एक बेंगलोर में है, जो कोहली का 100वां टेस्ट मैच है। बेंगलोर में होगा? हाँ जी, पक्का? हाँ पक्का। मुझे लग रहा है शायद बेंगलोर कोई और है। नहीं बेंगलोर, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मुझे लग रहा है शायद, पता नहीं यार, बेंगलोर में। ये पक्का है कि एक जो है वो कोहली का 100th मैच होगा और बहुत स्पेशल होने वाला है जी। और मुझे लगता है वहीं पे 100 का जो सूखा पड़ा हुआ था वो आएगा। विराट कोहली के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं कि भाई अगर बेंगलोर में है तो चिन्नी स्वामी स्टेडियम है, वहां पे आपको अपना 100वां टेस्ट मैच खेलना है। मोस्ट प्रोबेबली शायद उस, क्योंकि अब कोविड के केसेस उतने नहीं है तो शायद से क्राउड भी अलाउड हो। तो क्राउड का ये मैंने सुना है कि जो हिमाचल में सारे मैचेस हो रहे हैं वहां पे 50% क्राउड अलाउड है, जबकि लखनऊ में अलाउड नहीं है। लखनऊ में 0। बेंगलोर में श्योरिटी नहीं है हमें कि क्राउड हो रहा है नहीं हो रहा। और ये फायदा है ना बेंगलोर का, क्योंकि मैदान छोटा है, तो चौके छक्के ज्यादा पड़ेंगे, कोहली का सेंचुरी आने का ज्यादा चांस है। ओह माय गॉड, अनदर एपिसोड एंड अनदर टॉपिक कि हम भाई विराट कोहली की 100वीं सेंचुरी कब आएगी, उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। पर हाँ, वेस्ट इंडीज का दौरा बहुत अच्छा रहा। वेस्ट इंडीज के दौरे में ओपनिंग अगर आप बात करूं तो ईशान किशन। हाँ, और यार यहाँ पे ना बंबई सोच रही होगी कि हमने ईशान किशन को इतना महंगा खरीद के क्या सही किया, क्योंकि देखा जाए ना जो मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट करी गई है उस हिसाब से तो ईशान किशन मतलब आपको भी पता है 3 मैचेस में तो नहीं चले हैं, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ को तीसरे मैच में मौका मिला था, उनसे बहुत उम्मीद थी, वो एक मैच में उतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। हाँ, कैच वैच अच्छी थी उन्होंने, फील्ड में वो अच्छा था। पर हाँ, श्रेयस अय्यर जब आए, श्रेयस अय्यर ने उन्होंने अपना कैमियो परफॉर्मेंस दिया, अच्छा दिया। हाँ ठीक है। सूर्य कुमार यादव ने तो तीनों मैच, ओ तो भैया वो तो बनता था, मैन ऑफ सीरीज बनता है। भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि बड़ी उनकी बात हो रही थी कि भाई आउट ऑफ फॉर्म है, बट जब हम डिफेंड कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसा ओवर डाला जिसमें सिर्फ 4 ही रन रहे और वहां से मैच हम जीत गए। 8 रन से जीते थे हम वो दूसरा T20। तो वो मैच 19वां ओवर ही था आई थिंक, जो सबसे इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे दीपक चहर की भी बात करनी चाहिए, मतलब यही 2 प्लेयर हैं जो सबसे महंगे बिके हैं, एक ईशान किशन, फिर दीपक चहर 15 करोड़ 14 करोड़। तो ये मतलब दीपक चहर ने अपनी वर्थ प्रूव करवाई है। हाँ। कि अगर आपने मुझे 14 करोड़ में रिटेन किया है या खरीदा है तो
आई एम वर्थ इट। उन्होंने मतलब तीनों मैच, एक मैच में चलो वो लग गई, बट बाकी दोनों मैचेस में अच्छा किया। दीपक चहर के अंदर एक वो खूबसूरती भी है कि वो स्विंग करते हैं, तो जो शुरुआत में विकेट लेना जो बहुत जरूरी होता है वो करता है, वो विकेट वो ले लेते हैं। बाकी यार रवि बिश्नोई की अगर हम बात करें तो रवि बिश्नोई ने भी अच्छा परफॉर्म किया, काफी अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। सब इम्प्रेस है यार रवि बिश्नोई से, मतलब उसका एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। वो बैट्समैन को मतलब सोचने में मजबूर कर देता है यार, ये कर क्या रहा है। बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत सुथरा एक्शन है, मजेदार एक्शन है। मुझे लगता है बंदा लंबी रेस का घोड़ा है, अगर इस पे अच्छे से काम किया जाए तो रवि किशन आगे जाके बहुत इंप्रूव कर। रवि बिश्नोई, ओ सॉरी, रवि किशन बॉलीवुड में अच्छा चल रहा है, पॉलिटिक्स में ओ रवि बिश्नोई ठीक है। आवेश खान को तीसरे टी20 में एक मौका मिला था, उसमें वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पर पर्पल पटेल भाई साहब, ओ यार उसकी तो मतलब जितनी तारीफ करो क्या, तो भाई बॉलिंग कराता है। और मतलब उसकी सबसे प्यारी चीज ये है, कट जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि राहुल भाई हर्षल पटेल को पर्पल पटेल कहते हैं क्योंकि उसने आईपीएल में पर्पल कैप ली थी। ठीक है, यहाँ पे की हम बात कर रहे हैं तो पर्पल कैप हमारे लिए तो भैया मतलब वो स्टार खिलाड़ी है। इस बार मुझे लगता है पर्पल पटेल ही बनेगा वो। और क्योंकि उसमें बंदे में पैशन है। द बेस्ट पार्ट इज वो स्लोअर बॉल फास्ट बॉल जब डालता है ना बैट्समैन को समझ नहीं आती है, तो वो फंसाता है बंदे को और बहुत जल्दी मैच्योर हो रहा है। हर्षल पटेल पे शायद से टीम थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस भी दिखा रही है क्योंकि उन्हें बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा सा ऊपर भेजा गया था। तो शायद से वो एक ऑलराउंडर ऑप्शन, एक और ऑलराउंडर ऑप्शन टीम देख रही है हर्षल पटेल के अंदर। कोई 9 नंबर तक बैटिंग आ जानी है फिर तो। अब श्रीलंका टूर है, श्रीलंका टूर की बात करते हैं। 24, 26, 27 तीन टी20 है, फिर उसके बाद टेस्ट मैच है, 2 टेस्ट मैच है। तो उसमें टीम अनाउंस हो रही है। रोहित शर्मा ऑफ कोर्स कैप्टन है, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा को भी मौका मिला है, बुमराह बने वाइस कैप्टन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, आवेश खान, इतने ज्यादा प्लेयर। अब सोचो कि अब अगर जडेजा आ गया है तो क्या रवि बिश्नोई बाहर हो जाएगा? और रवि बिश्नोई तो तीनों मैचेस में अच्छी बॉलिंग कराई है। एक में अगर विकेट नहीं भी मिली तो बाकी दोनों बहुत अच्छा खेला है। वो एक डिपेंड करता है कि टीम या तो ऑलराउंडर ऑप्शन देख रही है या सिर्फ एक स्पिन बॉलर देख रही है। पर टीम क्योंकि इंडिया में अगर मैच हो रहे हैं तो क्यों ना 2 स्पिनर्स रखे जाएं? हाँ वो तो रख ही जाएंगे ना। तो अगर 2 स्पिनर्स रखते हैं तो एक रवि बिश्नोई और एक जडेजा रखा जा सकता है। युजवेंद्र चहल को ऑब्वियसली यार, अब अगर चहल और जडेजा में से आपको लेना है तो आप जडेजा ही को चुनोगे। पर मुझे कुलदीप यादव के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि उस भाई को बेचारे को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है टेस्ट स्क्वाड पर, टेस्ट स्क्वाड में फिर अश्विन आ जाएगा। अश्विन और जडेजा वो दोनों खेलेंगे। टेस्ट स्क्वाड में रवि अश्विन सब्जेक्टेड टू फिटनेस है, तो अगर वो पूरे फिट हुए तभी वो टेस्ट स्क्वाड में। और टेस्ट मैच में ये भी होता है अगर इंडिया में टेस्ट मैच हो तो 3 स्पिनर्स खिलाती है इंडिया, तो फिर जडेजा होगा और हो सकता है बिश्नोई भी आ जाए। और क्योंकि श्रीलंका के लिए बिश्नोई नई चीज है, तो आई थिंक यस जडेजा, बिश्नोई और कुलदीप यादव को भी रखा जा सकता है। पर इस पूरे श्रीलंका टूर में और इस सीरीज में हमारी सबसे ज्यादा निगाहें होंगी ऋतुराज गायकवाड़ पे। क्योंकि वो पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। ईशान किशन पे बहुत महंगे बिके हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। मुंबई को भी थोड़ी टेंशन हो रही है, तो ईशान किशन का अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। सूर्यकुमार यादव ने जो फॉर्म अपनी कंटिन्यू करी है, ठीक है, पिछले 3 मैचेस में, अब वो उसे नई सीरीज में लेके जा पाते हैं नहीं लेके जा पाते हैं, तो सूर्यकुमार यादव पे बहुत फोकस। सब कुछ पता चल जाएगा जी, कल ही तो मैच है और जी पता चल जा रहा है। पर पिछले कुछ दिनों में बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। एक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है एक सीनियर जर्नलिस्ट और रिद्धिमान साहा के बीच में। आपको नाम पता चला उसका? सीनियर जर्नलिस्ट का क्या है पता है तो बता दो। ऐसे मतलब देखो ऐसे बिजार डिप्लोमेटिक मत बनना, अगर है पता तो बता दो, हमारे ऑडियंस सुनना चाहते हैं। सर देखो ऐसा है कि जिस इंसान ने ट्वीट डाला है रिद्धिमान साहा ने, उन्होंने ही वो मैटर को सीनियर जर्नलिस्ट, रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट का टैग दिया है, तो अगर उन्होंने ही नहीं बताया तो हम बता के क्या ही करेंगे। अंदर भी आपको पता होगा। हाँ भाई आपको खबर होगी। हाँ आपको मुझे पता हो, पर हमें फिर बताना क्यों है? ठीक है, अगर आपको पता है तो बता दो। ट्वीट है मेरे पास, ठीक है, उन्होंने कहीं नहीं बताया है, तो अब मुझे बताने की क्या जरूरत है? तो खैर जिन को नहीं बताया उन्हें बता दूं कि रिद्धिमान साहा, मतलब ये खत्म होने के बाद आप बता दो, क्योंकि मेरे को पता नहीं। बता दूंगा, हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। आपको जानना है तो जरा इंस्टाग्राम पे और @shikan_vr और डीएम में आके बता दूंगा मैं, पर हाँ ठीक है। तो खैर रिद्धिमान साहा के साथ आजकल कुछ उनके साथ चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो उन्हें एक जर्नलिस्ट ने थ्रेट किया कि भाई आपको अगर अपनी टीम में जगह चाहिए, मैं उनका पूरा ट्वीट पढ़ देता हूँ, उन्होंने चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। डू एन इंटरव्यू विद मी, विल बी गुड,
इफ यू वांट टू बी डेमोक्रेटिक देन आई वोंट पुश। यहाँ तक बातचीत सही चल रही है। उसके बाद वो बोलते हैं दे चूज वन विकेट कीपर whoever is the best, you try to choose 11 journalists which is not best according to me, choose whoever can help। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यार वो 8 विकेट कीपर टीम में चुनते हैं पर तुम 11 जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट चुनते हो। उसके बाद उनकी एक मिस कॉल थी और उसके बाद उनका लास्ट रिप्लाई जो है वो ये है, यू डिड नॉट कॉल, नेवर अगेन आई विल इंटरव्यू यू, आई डोंट टेक इंसल्ट्स काइंडली एंड आई विल रिमेंबर दिस। तो बेसिकली ये धमकी है, ये चेतावनी है कि आप भाई मेरा जवाब नहीं दे रहे हो कॉल का, ठीक है, आप मुझे इंटरव्यू दे दो और मैं आपकी मदद कर दूंगा, ये सारी चीजें। तो एक फ्रंट पे तो ये बातचीत हो रही है जो जो जर्नलिस्ट के साथ है और इसमें सारी क्रिकेट कम्युनिटी एक साथ आ रही है कि रिद्धिमान साहब आप उनका नाम बता दीजिए, जैसे आपने भी बहुत फोर्स किया। तो ये क्रिकेट कम्युनिटी इसकी बात हमारा रखते हैं, ये बीसीसीआई ने अब इस पे एक्शन लेने का कह दिया है और अब इस पे रिसर्च हो रही है। पर उन्होंने मना कर दिया रिद्धिमान शाह ने कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। अब जय शाह के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो निकलवा सकेंगे इससे कि नहीं। रिद्धिमान शाह ने मना कर दी कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसके बाद रिद्धिमान शाह से रिलेटेड दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ये कि उन्हें पूछा गया था चेतन शर्मा द्वारा कि आपको रणजी खेलना है या नहीं खेलना है, आप रणजी खेलने का प्लान कर रहे हो या नहीं। तो रिद्धिमान शाह ने उस पर बोला कि यार मैं पता नहीं, अभी मैं सोचूंगा। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरी राहुल भाई से बात हुई थी, राहुल द्रविड़ से, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि मतलब वो एक पूरा स्टेटमेंट आया था कि राहुल द्रविड़ ने रिद्धिमान शाह से कहा है कि चीजें आपके लिए सही नहीं चल रही हैं, आप देख लो, मतलब आई वुड सजेस्ट यू टू टेक रिटायरमेंट। तो वो बात वहां पे हो रही। उसके बाद चेतन शर्मा का कन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने चेतन शर्मा से बातचीत करी, तो चेतन शर्मा उनसे पूछ रहे हैं कि आपको रणजी खेलना है नहीं खेलना है, ठीक है, वो बात भी वहां पे खत्म हो गई। उसके बाद राहुल द्रविड़ एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैंने जो रिद्धिमान साहब को एडवाइस दी थी वो पर्सनल कंसर्न की वजह से दी थी, क्योंकि इन दी स्कीम ऑफ थिंग्स जो टीम है वो सिर्फ यंगर प्लेयर्स पे देख रही है, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे केएस भरत हो, चाहे ईशान किशन हो, जो विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं, तो उस सब में शायद से रिद्धिमान साहब की जगह नहीं बन रही है। तो ये सब कुछ बहुत कुछ चल रहा है रिद्धिमान साहब के साथ और आई गेस अब उनका मतलब शायद से रिटायरमेंट लेने का समय आ गया है। पर ये जो इंटरनल कंट्रोवर्सीज है, ठीक है, और उसमें एक चीज और सौरभ गांगुली की भी बात है कि जब रिद्धिमान साहब ने 61 रन बनाए थे कानपुर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उन्हीं की वजह से वो मैच ड्रॉ हुआ था। तो वहां पर सौरभ गांगुली ने उनसे बोला कि जब तक मैं हूं यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है, ऐसे करके उनके कुछ शब्द थे। अरे देखो, आपको टाइम, आपको वक्त मिलेगा, मे बी आईपीएल के मैचेस भी मिलेंगे तो यू कैन प्रूव योरसेल्फ। उसके बाद फिर ऑब्वियसली ये कन्वर्सेशन भी मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक ही है कि अगर आप किसी को नहीं सोच रहे हो कि फ्यूचर में हम आपको टीम में रहेंगे तो आपने उन्हें पहले से पहले ही आपने एज अ ब्रदर आपको बता दिया कि भाई बेटर रहेगा दैट यू कंसीडर रिटायरमेंट। तो मुझे मतलब ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ का भी अपनी तरफ से स्टैंड ठीक लग रहा है कि उन्होंने सीधी बात कर दी, तो उन्होंने घुमा फिरा दिया। इन सारी चीजों में पता नहीं कैसे सौरभ गांगुली अपने आप आगे आ जाते हैं, वो एक मीम नहीं था कि इन सब सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। तो वहां पे दादा के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, हम ज्यादा कुछ उस पर बोल नहीं सकते। पर ठीक है यार, इंडिया श्रीलंका मैच आने वाला है, कल से वो शुरू हो जाएगा। हम क्रिकेट फैंस हैं, हमें क्रिकेट देखने से मतलब है। तो अगले 3 दिन, अगले 4 दिन में 3 मैचेस विच इज काफी हेक्टिक एंड काफी एंजॉयबल। तो उन मैचेस पे रहेगा सारा फोकस। मेरा नाम है शिखर वाशने, भाई का नाम है राहुल मार्किन। हम दोनों के इंस्टाग्राम यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे और कंपनी के हैंडल्स @HT SmartCast FeverFM ऑफिशियल, इन सारे हैंडल्स को जाके फॉलो कर लो और फिर मिलते हैं यार श्रीलंका टूर के बाद।